सो आज की क्लास में मैं आपको डिडक्शंस का चैप्टर करा रहा हूँ। अब डिडक्शन का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, जैसा मैंने बताया कि डिडक्शंस का जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम के अंदर 15 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। ये जब भी एग्ज़ाम में आएगा, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। थ्योरी का क्वेश्चन का सॉरी, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कम आते हैं, बट थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डिडक्शंस लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन दी प्रोविजंस अंडर इन इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिंग टू डिडक्शंस। तो डिडक्शन से रिलेटेड आपको ये सारे प्रोविजंस लिखने होते हैं। ठीक है, तो यही मैं चैप्टर आपको करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो कि डिडक्शन होता क्या है ये समझना। पहले इधर देखो, ये पहले से ही कुछ नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं जो क्लास के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखो, हमारी ना 5 तरह की इनकम होती है। मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया होगा। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इनकम होती है, या इसको बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम बोला जाता है। ठीक है, जैसे एक होती है आपकी सैलरी की इनकम होती है। सही है। फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है, कैपिटल गेन की इनकम होती है। देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल गेन का मतलब भी लिख दिया है यहाँ पे, कि जो भी प्रॉफिट होता है, अगर आपने आपके पास असेट है, उस असेट को आपने सेल किया और उससे आपको प्रॉफिट हो गया, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अदर सोर्सेज की भी इनकम होती है। ये 5 हेड की इनकम होती है आपके पास में। ठीक है, अदर सोर्सेज की इनकम होती है जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह हो गया, या डिविडेंड वगैरह आपको मिला, या गिफ्ट मिल गया किसी से, तो वो अदर सोर्सेज के अंदर जाता है। अब इन सबका जब आप टोटल करते हो ना, इन सबका जब आप टोटल करेंगे तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आता है। सही है, ग्रॉस टोटल इनकम आता है। तो अभी तक ये जानो, यहाँ यहीं तक देखो एक बारी। सिर्फ अभी अभी आपका फोकस सिर्फ यहाँ पे रखो, ग्रॉस टोटल इनकम तक रखो, ये वाली। अभी तक मैंने आपको बताया था ये वाली इनकम आ जाती है। आप सारी इनकम जब टोटल कर लेते हैं, जब आप सारी की सारी इनकम को ऐड कर लेते हो, उसके बाद उसके बाद एक इनकम आ जाती है, और इसी इनकम पे आप टैक्स जमा कराते थे। अभी तक मैंने यही सिखाया था आपको। जैसे ये इनकम का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे 10 लाख की इनकम है, 10 लाख की इनकम है, तो 10 लाख पे आप कितना टैक्स जमा कराते थे ये बताओ। 10 लाख की इनकम मान लो अगर ये है, जो सारी टोटल इनकम मेरी मिलाकर 10 लाख की इनकम मेरी है, तो उस पर टैक्स कितना आप जमा कराते थे? पहले तो मुझे ये बताओ। टैक्स बताओ, टैक्स कितना जमा कराते हैं 10 लाख पे? सर परसेंटेज में बताना है नहीं या नहीं, परसेंटेज में नहीं, अमाउंट। सोनाली का जवाब आ रहा है ए 1,12,500। 1,12,500 ये टैक्स जमा कराना होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया 1,12,500 का टैक्स, और प्लस में 4% का सेस भी है, प्लस में 4% का सेस भी जमा कराना है मुझे। जो वो अलग दर्द है। मतलब ये हिसाब लगाओ यार। मेरे पास अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूँ पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और मुझे टैक्स 1,12,500 का तो टैक्स देना पड़ रहा है, और साथ में 4% का सेस भी देना पड़ रहा है, तो ये अलग ही दर्द है भाई। अब मैं मैंने अब ना, गवर्नमेंट ने पता क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हें ये 1,12,500 नहीं देना, तो हम आपको ना कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। हम आपको कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप यहाँ पे पैसा लगा लो। अभी मैं ऑप्शंस बताऊंगा, देखो कौन कौन से ऑप्शंस है। आप यहाँ यहाँ पे पैसा लगा लो, यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर दो। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से ऑप्शंस है। इधर इधर जगह पे आप पैसे लगा लो। जितना आप पैसा लगाओगे, उतना हम आपको अलाउड कर देंगे एज अ डिडक्शंस। मतलब उतना आपकी इनकम से लेस करवा देंगे। यानी आपकी अगर इनकम 10 लाख है, तो आपने मान लो इन्वेस्ट कर दिया, टोटल मिलाकर आपने इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख। 2 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया या खर्च कर दिया 2 लाख। मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो या फिर खर्च कर सकते हो। तो आपने मान लो 2 लाख का पैसा खर्च कर दिए, 2 लाख खर्च कर दिए उस जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया, तो आपकी इनकम उतने से लेस कर दी जाएगी, उतने से लेस कर दी जाएगी। और आपकी इनकम क्या मानेगी? 8 लाख मानी जाएगी। अब टैक्स 8 लाख पे मुझे कितना देना होगा आप बताओ? 8 लाख पे अब मेरे को कितना टैक्स देना पड़ रहा था? 10 लाख पे 1,12,500 प्लस में 4% का सेस देना पड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि इधर इधर पैसा लगा दो, आप इन्वेस्ट कर दो, मैंने कर दिया इन्वेस्ट। मान लो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने। अब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उतने से मेरी इनकम कम हो जाती है।
उसे बोलते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब होता है कि जब आपकी इनकम में से जो लेस किया जाता है उसे डिडक्शंस बोला जाता है बेसिकली। तो उतने से आपकी इनकम को लेस कर दिया जाएगा और अब आपको जो टैक्स देना देना पड़ेगा वो आज सिर्फ 8 लाख पे देना पड़ेगा। सिर्फ 8 लाख पे टैक्स दोगे, 10 लाख पे टैक्स नहीं दोगे अब आप। जो आपकी नेट इनकम आ जाएगी इसको बोलते हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम आएगी, अब आपको सिर्फ इसी पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका टैक्स कितना आता है, एक बार 8 लाख का टैक्स बताओ मुझे। 8 लाख का टैक्स कितना, कोई बताए मुझे। 5 लाख पे 12,500 होता है। बाकी कितना बच गया, 3 लाख बच गया। 3 लाख पे टैक्स कितना आएगा बताओ। आपका यहाँ पे जो टैक्स आएगा वो टैक्स आएगा लगभग 72,000, 72,500 आएगा आपका टैक्स। आपका जो टैक्स बनेगा 72,500 बनेगा ऑन 8 लैक्स। प्लस में 4% सेस तो है ही। ठीक है। तो आप ये देखो, आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना, देखो क्या हुआ। मेरे गवर्नमेंट ने मेरे को ऑप्शन दे दिया अपना खुद का टैक्स कम करने का। कि मैंने जो मेरा टैक्स मुझे मैं पहले देने वाला था 1,12,500 प्लस में 4% सेस, अब मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है, अब मुझे सिर्फ 72,500 प्लस में 4% का सिर्फ इतना ही देना पड़ रहा है मुझे टैक्स। आप समझ रहे हो। तो ये कितना डिफरेंस हो गया, लगभग लगभग सीधा का सीधा हो गया 40,000 टैक्स मैंने बचा लिया। सिर्फ इन्वेस्ट करने पे, सिर्फ 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करने पे जो गवर्नमेंट ने मुझे बता रखी थी कि इधर पैसा लगा दो। तो सिर्फ 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे मैंने 40,000 का टैक्स बचा दिया। क्या मैं और बचा सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल और बचा सकते हो। वही मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ कि इसी चैप्टर के अंदर आप सीखोगे कि कहाँ कहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो या फिर खर्च कर सकते हो, कि जिसके आपको आपकी इनकम को उतने से कम कर दिया जाएगा। और जब उतने से कम कर दिया जाएगा तो टैक्स आपको किस पे देना पड़ेगा, जो बची हुई इनकम है। जो बची हुई इनकम है सिर्फ उतने पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज मतलब जो बची हुई इनकम है उतने पे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ से सॉर्टेड है, बताओ यहाँ तक डन है तो मुझे बताओ, अगर इतना समझ में आया तो। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। अ, हम डायरेक्टली सेक्शंस पे मैं आता हूँ कि ऐसी कौन कौन से प्लेसेस हैं, मुझे ये बताना है आपको कि ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे आप पैसा लगा दोगे। अच्छा उससे पहले एक एग्जांपल देख लो, यही वाला जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे अभी मैं राइट कर रहा था। उस ये वाला एग्जांपल देखो आप। मैं इसके लिए हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। हम्म, ये लो, ये एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल। इसमें है मिस्टर गोपी। मिस्टर गोपी की ना 10 लाख की इनकम है, जो मैंने वही एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ना, वही मैंने रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि मिस्टर गोपी की ना 10 लाख की इनकम है। ठीक है। अब 10 लाख की इनकम पे टैक्स पेबल कितना है, कितना टैक्स देना है। टैक्स देना है 1,12,500 प्लस में 4% सेस। बात सही है। आपने यही मैंने यही तो पूछा था अभी कि भैया 10 लाख पे कितना टैक्स देना होता है। तो 10 लाख पे टैक्स पेबल जो है, पेबल का मतलब देना है 1,12,500 है, प्लस में 4% का सेस भी देना है। अब मैंने आपको क्या बताया कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम निकाली हुई है या कुछ ऐसी जगह बताई हुई है कि यहाँ पे आप पैसा लगा दो तो आपकी जो इनकम है उतने से कम कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ही इन्वेस्ट उसने कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए हैं। एक तो एफडी में पैसे लगा दिया या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिया 1 लाख। उसने 1 लाख लगा दिए एफडी या म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद साथ साथ उसने डोनेट कर दिया। डोनेट भी किया उसने, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि उसने क्या किया। एफडी में पैसा लगा दिया 1 लाख रुपए, तो एफडी में डाल दिया उसने। डोनेशन कर दिया 50,000 का। कहाँ पे, अप्रूव्ड स्कीम्स के अंदर। यानी कुछ गवर्नमेंट ने बता रखा है, कुछ स्कीम्स बता रखी है। कुछ स्कीम बता रखी है जैसे कि क्लीन गंगा क्लीनिंग फंड है एक, कि जो गंगा को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे आप 50,000 अपने डाल दो, आपकी सीधा के सीधा 50,000 कम हो जाएगा आपकी इनकम से, है ना। और मेडिकल इंश्योरेंस, आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस अपना करा रखा है, ठीक है, उसका प्रीमियम पे किया हुआ है 50,000 का, तो इतना भी लेस हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ मैंने कहाँ कहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, कितना पैसा लगा दिया। एक तो ये 1 लाख लगा दिया, और एक 50,000 का डोनेट कर दिया, और एक ये 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया। तो टोटल कितना मैंने पैसा लगा दिया। तो यहाँ पे देखो क्या इसकी नेट इनकम कितनी आई। नेट इनकम क्या है, 10 लाख, जिसमें से माइनस कर दूंगा 1 लाख जो कि एफडी में पैसा लगा दिया था,
50,000 जो कि डोनेट कर दिया था, एंड मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम किया था वो भी 50,000। तो अब मेरी टोटल बची हुई इनकम कौन सी बची है? जो मेरी बची हुई इनकम है वो कितनी, मेरी जो बची हुई इनकम है वो कितनी आई? वो ये आई 8 लाख। तो मेरे को क्या 8 लाख पे टैक्स देना है? यस, मेरे को 8 लाख पे टैक्स देना है। तो 8 लाख पे टैक्स कितना बनेगा मुझे बताओ? 8 लाख पे आपका टैक्स कितना बनेगा? अच्छा, ये टैक्स पेबल ऑन 8 लाख है यहाँ पे, ये मैंने गलती से 9 लाख लिख दिया हुआ है, ये 8 लाख है यहाँ पे। ओके, तो 8 लाख पे टैक्स कितना बनेगा? 8 लाख पे टैक्स बन रहा है आपका 72,500। तो अब आप देखो आपने कितना टैक्स बचा लिया, ये देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे टैक्स आपको बन रहा था 1,12,500। अब आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? अब आपको टैक्स देना पड़ रहा है ये इतना 72,500। बच गया ना टैक्स? तो ये कुछ तरीके हैं, या इसको टैक्स प्लानिंग, इसको टैक्स प्लानिंग बोला जाता है बेसिकली। जो सीए होते हैं, जो सीए होते हैं, वो इसी से तो पैसा कमाते हैं, लोगों को कंसल्टेंसी करके। मतलब सीए का काम सिर्फ इतना सा नहीं है। ये तो देखो, ये तो मैं आपको भी सिखा दूंगा तो ये आप भी कर लोगे। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सीए का काम इससे बहुत ऊपर होता है। बट लेकिन इन चीज़ों के भी सीए जो चार्ज कर लेते हैं वो 2 से 3 हज़ार चार्ज कर लेते हैं। 2,000 से 3,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं। और ये मैं खुद भी चार्ज करता हूँ। 2,000 से 3,000 सिर्फ इतनी सी इस 20 मिनट की क्लास के अंदर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। जो मैं यूजुअली चार्ज करता हूँ 2 से 3 हज़ार, लोगों को यही गाइड करने के कि आप यहाँ पैसा लगा लो तो अपना टैक्स बचा लोगे। अब तुम ये सोच रहे होगे लोग भाई इतनी सी बात के लिए कोई 2 से 3 हज़ार क्यों देगा? 2 से 3 हज़ार क्यों नहीं देगा भाई? अगर जिसका 40 हज़ार का टैक्स बच रहा है, जिसका 30 हज़ार का टैक्स बच रहा है, वो 2-3 हज़ार नहीं देगा? अब खुद सोचो, दिमाग लगाओ जरा। अगर मैं आपका 40,000 बचा लेता हूँ और मैं आपसे बोलूँ कि आपको सिर्फ 3,000 मुझे देने हैं, और मैं आपका 40,000 बचा लूंगा, तो आप दोगे नहीं क्या? आप खुशी से दोगे, आप बोलोगे हाँ हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से 5,000 ले लो चाहे, लेकिन मेरा 40,000 बचा लो। आपको तो बेनिफिट ही है कहीं ना कहीं। नहीं तो अननेसेसरी आपको 40,000 और देना पड़ता। आपको टैक्स के कितना देना पड़ जाता? 1,12,500 का टैक्स देना पड़ जाता। अब आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 72,500 का टैक्स देना पड़ रहा है। तो कितना डिफरेंस आ गया? लगभग 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 यहाँ पे 40,000 का डिफरेंस आया है। 40,000 का डिफरेंस आ गया। तो 40,000 जिसके बच रहे हैं वो 2 से 3 हज़ार ना दे, अब क्या बात कर रहे हो? सोच के देखना एक बारी। वो 5,000 भी देगा, अगर उससे मैं 5,000 भी निकलवाऊंगा तो। ठीक है, आई गेस ये समझ में आया होगा ये केस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टली कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप पैसा लगाओगे और आप आपकी उतने से आपकी इनकम कम हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड अलाउ कर दिया क्या? अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड अलाउ कर देगी कि हाँ कि भाई जित आपकी जितनी इनकम है सारा का सारा इन्वेस्ट कर दो, तो कल को कोई टैक्स ही नहीं भरेगा। कोई 20 लाख कमा रहा होगा, वो 20 लाख का 20 लाख इन्वेस्ट करके बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं पैसा लगा के बैठ जाएगा, तो उसको तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे तो कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो ऐसा तो ये तो गलत है ना। तो ऐसा तो गवर्नमेंट ने ना एक लिमिट लगा रखी है हर एक चीज़ के अंदर। आप ये देखो, जितने भी आप सेक्शंस पढ़ोगे, यहाँ पे मैं सेक्शंस डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगाएंगे, ये मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे आप पैसा लगाओगे और कौन लगा सकता है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ये देखो, सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहली हेडिंग है वो तो है सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शन है। दूसरी हेडिंग है कि कौन सी डिडक्शन, मतलब कहाँ पे पैसा लगाना है एक तरह से। ये जो सेकंड हेडिंग है वो कहाँ पे पैसा लगाना है। तीसरी हेडिंग है आपकी एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन होता है मतलब किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा, किसको मिलेगा? और मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन होगा कि कितना अलाउड है, मैक्सिमम कितना आप अवेल कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप अवेल नहीं कर पाओगे, यानी इससे ज़्यादा आपको लेस करने को मौका नहीं मिलेगा, इतना ही लेस कर सकते हो आप। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आया एक बारी थम्स अप दे दो मेरे को। आई एम वेटिंग। ओके, हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट सेक्शन। हमारा जो है वो 80C है। अब 80C देखो क्या बोलता है, बहुत इजी इजी सेक्शन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें एक बारी सुनना है। एक बारी सुनना इसको, और फिर उसके बाद में 2-3 बार इसको देख लोगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रियल लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। एंड लास्टली एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब भी आया ये 15 मार्क्स का आया। आप पास अटेम्प्ट के पेपर्स उठा के देख लो चाहे। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेक्शन में करा रहा हूँ आपको। फर्स्ट सेक्शन देखो क्या है, 80C। फर्स्ट सेक्शन बोल रहा है भाई 80C। फर्स्ट सेक्शन का जो नाम है वो 80C है। वो देखो क्या बोलता है, वो ये बोलता है, मैं एक बार ग्रीन पेन यूज़ करता हूँ चलो। यहाँ पे वो कहता है कि भाई यहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो अपना पैसा।
कहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए एफडी में, अपनी एफडी में पैसा लगा लो। एफडी में, हमारे घर में भी तो लोग एफडी कराते हैं ना, ये एफडी करवा लो, ठीक है। या फिर म्यूचुअल फंड करवा लो, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो या एफडी में पैसा डाल दो, ठीक है। या फिर पीपीएफ में पैसा डाल दो, प्रोविडेंट फंड जो होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। या फिर आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस कम, जो आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखी है और उसका प्रीमियम जाता है आपका, ठीक है। एलआईसी ले रखी है आपने, आज के टाइम पे देखो, यूजुअली दो चीज़ें तो सबके घर में मिलेगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिल जाएगी जिसका प्रीमियम जाता होगा, और आपको एफडी मिल जाएगी, है ना। और साथ में ट्यूशन फीस, जो तुम्हारी ट्यूशन फीस भी आती है, जो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स जो फीस पे कर रहे हैं तुम्हारी, ठीक है, उस फीस के अंदर ट्यूशन फीस का भी एक पार्ट होता है। सारी की सारी ट्यूशन फीस नहीं होती, जैसे कि आपकी जो फीस है वो मान लो, अगर अगर आपकी लाख 1.5 लाख फीस है, तो अगर मान लो लाख लाख रुपए फीस है आपकी, तो 1 लाख की 60 to 70% जो होता है वो आपका ट्यूशन फीस होता है। तो अभी 70% अगर मैं मान के चलूँ, तो मान लो 70,000, 70,000 आप अपनी इनकम को लेस करवा सकते हो, यानी आप नहीं, आपके पेरेंट्स, लेस करवा सकते हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं उनकी ट्यूशन फीस वो भरते हैं। तो अगर एट सेक्शन नंबर 80C क्या बोल रहा है, 80C ये बोल रहा है कि आप इनमें से किसी भी जगह पे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो और उसका जो प्रीमियम पे करोगे उतना आप लेस करवा लेना। या आपने पीपीएफ में पैसा डाल दो, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें पैसा आप डाल दो, या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, या एफडी में पैसा डाल दो, या फिर चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस पे कर दो, या फिर यूलिप, भी म्यूचुअल फंड की तरह ही एक तरह से कुछ वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। अब वहाँ पे पैसा लगा दो। किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और एचएफ को, कंपनी को नहीं। ये कंपनी कंपनी की भाई कौन से बच्चे हो सकते हैं, चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो ये सिर्फ किसको मिला हुआ है, ये इंडिविजुअल और एचएफ को ही अलाउड है। और कितना अलाउड है, मैक्सिमम 1,50,000। मतलब क्या मैं ये बोलूं कि मैं चाहे इन सब जगह पर पैसे लगा लूं, बट मुझे मैक्सिमम टोटल जो डिडक्शन मिलेगी वो 1,50,000 ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया तो 1 करोड़ लेस करवा लूंगा, नहीं नहीं। मैं भले ही 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड, मान लो मेरे पास 1 करोड़ पड़ा हुआ था, और 1 करोड़ मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या मुझे 1 करोड़ की डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं। मुझे डिडक्शन 1.5 लाख की ही मिलेगी। तो मैक्सिमम डिडक्शन 80C कहता है कि मुझे आप मतलब जो इंडिविजुअल को या फिर एचओएफ को 1,50,000 तक की ही मिलेगी। आप चाहे एक में पैसा लगाओ, चाहे आप सबके सब में पैसा लगा लो, थोड़ा थोड़ा सब में पैसा लगा लो, आपको 1,50,000 की ही डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। तभी आपको याद होगा, मे बी आपको, आपने ध्यान दिया हो या ना ध्यान दिया हो, जब भी रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है तो आपके पेरेंट्स ना आपकी ट्यूशन फीस क्या कुछ ना कुछ स्लिप्स वगैरह मांगते हैं कि हाँ, कि तेरे पास फी रिसीट है कि नहीं है, या फिर कॉलेज से एक बारी पूछ के ट्यूशन फीस कितनी है। पता नहीं आपके साथ हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, बट आपने कभी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए कि ट्यूशन फीस इतनी जाती है इसकी, ऐसा कुछ, या इसकी फीस इतनी जाती है, ऐसा कुछ डिस्कस करते हुए सुना होगा। अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं, ऑब्वियसली करते ही होंगे रिटर्न फाइल, अगर जो भी करते हैं, या आपको आपको पता, आपको नहीं पता तो पूछना अपने पेरेंट्स से, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ अगला सेक्शन, देखो ये कौन सा सेक्शन है, ये 80C है। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, नेक्स्ट सेक्शन है आपका 80D। नेक्स्ट सेक्शन है 80D। 80D होता है मेडिकल के लिए। देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 80C के अंदर है, मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ना वो 80D के अंदर है, मेडिकल के लिए। ये सिर्फ 80D जो बना हुआ है ना वो सिर्फ मेडिकल के लिए। यानी इसको याद करने का ना एक तरीका है, 80D को आप याद कर सकते हो डिजीज के नाम से, बीमारी, डिजीज के नाम से आप याद कर सकते हो। तो डिजीज को रोकने के लिए आप क्या कराते हैं, लोग मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, देखो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको 80D के अंदर लेस कराने को मिल जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, 150,000 के अलावा है ये। बात समझ आ रही है आपको, यानी 80C के अंदर तो आप सिर्फ 1.5 लाख का ही लेस करवा सकते हो, बाकी 80D के अंदर आप और अलग से आप लेस करवा सकते हो। कितना लेस करवा सकते हो मैं बता देता हूँ, कि अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है तो 25,000, अगर 25,000 तक का प्रीमियम
जो आप अपने इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हो। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मैंने भी अपना इंश्योरेंस करा रखा है, अभी मैंने सेल्फ का ही करा रखा है, खुद का ही करा रखा है। तो खुद का जो मेरा प्रीमियम जाता है ना, वो लगभग 11 से 12 हज़ार जाता है, सिर्फ मेरे अकेले का। 11 से 12 हज़ार जाता है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस आपको पता होगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है कि मेडिकली अगर किसी क्या कहते हैं, कोई भी डिजीज हो जाती है, तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ठीक है। तो जो प्रीमियम है वो मैं कितना पे कर रहा हूँ, अपना 12 हज़ार पे कर रहा हूँ। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, और सॉरी, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए, जो डिपेंडेंट बच्चे हैं, जो कमाते नहीं है, है ना, उन सब का अगर आपने कोई प्रीमियम करा रखा है तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा। अभी मैंने अकेला सोचो करा रखा है तो 12 हज़ार भाई प्रीमियम भर रहा हूँ मैं। तो जब क्या कहते हैं, जब मैं अपनी वाइफ या फिर अपने बच्चों का के साथ में अगर मैं कराऊंगा, तो उसका प्रीमियम ऑब्वियसली 40, आज के टाइम पे अगर आप कराने जाओगे तो 40 से 50 हज़ार का प्रीमियम जाता है। तो यहाँ पे कितना अलाउड है, यहाँ पे 25,000 तक का अलाउड है। 25,000, आप चाहे 50 हज़ार का प्रीमियम पे कर रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है हम आपको 25 हज़ार लेस करवाने के लिए दे देंगे। प्लस में, प्लस में 25 हज़ार अलग से आपके पेरेंट्स के लिए, अगर आपने पेरेंट्स का करा रखा है तो पेरेंट्स के लिए आपको 25 हज़ार अलग से मिल जाएगा। ये प्लस में लिख रहा हूँ, प्लस में आपको, यानी एक तरह से आपने अपना, अपनी फैमिली का करा रखा है और प्लस में अपने पेरेंट्स का करा रखा है, तो ये दोनों मिला के आपको टोटल 50 हज़ार मिल सकता है। बट ये लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी, ये 25,000 की लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन है, यानी 60 साल से ऊपर के हैं। अगर आपके 60 साल से ऊपर के हैं तो ये लिमिट सीधा 50 हज़ार कर दी जाएगी। यानी 25 हज़ार तो आपकी आपकी फैमिली की मिलेगी, जो आपकी फैमिली है। जो आपकी फैमिली का मतलब क्या है, आपकी फैमिली का मतलब है आप, आपका पति या बीवी और आपके बच्चे, ये आपकी फैमिली होगी। आपकी फैमिली को 25 हज़ार मिलेंगे, पर मतलब 25 हज़ार का लेस कराने का मिलेगा। अगर आपका प्रीमियम जाता है तो ऐसे नहीं मिलेगा, प्रीमियम इतना जाना भी चाहिए प्रीमियम। तो आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो, कहने वाली बात है, डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए, तो 25,000 तक हम लेस करवा देंगे आपका। और अपने पेरेंट्स का कर रहे हो तो वो उनके लिए भी 25,000 अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है, यानी 60 प्लस है, तो उनके लिए 50,000 मिल जाएगा। यानी टोटल मिला लूँ, अगर मैं इसका केस ले लेता हूँ कि मान लो अगर मेरे पेरेंट्स 60 प्लस होते, है ना, वैसे तो 60 प्लस नहीं है मेरे पेरेंट्स, अगर 60 प्लस होते तो उनका 50 हज़ार मिल जाता मेरे को डिडक्शन कराने के लिए, और मेरा 25 हज़ार मिल जाता मेरे को। तो टोटल मिला के 75,000, वो 1,50,000 जो ऊपर वाला है सेक्शन, उसके अलावा मुझे 75,000 में यहाँ पे लेस करवा सकता हूँ, सोचो, है ना। और आज के टाइम पे मेडिकल इंश्योरेंस यूजुअली लोग कराते हैं, जो अर्न कर रहे होते हैं वो कराते हैं। अभी हो सकता है आपका ना हो, बट इन फ्यूचर जब आप खुद से अर्न करोगे, या फिर कल को आप कल को डेफिनेटली आप जब एट द एज ऑफ 25, मोर देन 25 या मोर देन 30, आप जरूर कराओगे आप इंश्योरेंस को, क्योंकि आज के टाइम पे ये भाई नीडेड है। आज के टाइम पे एक दिन आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ तो 20-30 हज़ार का खर्चा तो आम है, आम बात है। 20-30 हज़ार रुपये तो आम बात है, वो भी छोटा खर्चा। बड़ा खर्चा हुआ तो भैया हफ्ते भर में 10 लाख ले लेते हैं वो। ठीक है। आई गेस ये दो सेक्शन समझ में आ गए होंगे। 80C मैंने करा दिया आपको, 80D करा दिया। ऐसे ही ये पूरी लिस्ट है, देखो ये पूरी लिस्ट है कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना है इतना मिलेगा, यहाँ पे पैसा लगाना है इतना मिलेगा। ये पूरी लिस्ट दे रखी है ये आपको। ये 11-12 पॉइंट है टोटल, 11-12 पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है। ये पूरी लिस्ट दे रखी है कि यहाँ पैसा लगाओगे इतना, और यही एग्जाम में आपको लिख के आना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक्सप्लेन दी डिडक्शंस अंडर सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको यही सब लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है। यहाँ तक मुझे थम्स अप दे दो, उसके बाद मैं आगे चलूँ। मतलब एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप ये चेक करेंगे 80C के अंदर, अगर आपको कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना ना, तो क्या करो, सीधा कोई अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढो, ठीक है, जो टैक्स बचाने वाला हो, या फिर कोई एफडी देखो। ठीक है। जो भी आपके जिसके साथ भी आपका बैंक अकाउंट है, एफडी देखो, सीधा का सीधा 1,50,000 इन्वेस्ट कर दो हर साल। हर साल आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दो पूरे साल के अंदर। वन शॉट में नहीं कर सकते, टुकड़ों में कर सकते हो, ये पूरे साल का टोटल की बात कर रहे हैं। टुकड़ों में कर सकते हो आप, तो टुकड़ों में कर लो। मान लो 10-10 हज़ार है, 15-15 हज़ार हर हर महीने कर दो, तो भी आपका 1,50,000 हो जाएगा।
और सीधा का सीधा 1,50,000 आपकी इनकम से लेस हो जाएगा, सीधा सीधा। और सीधा सीधा आपका 20% वो जो टैक्स है ना, जो हायर रेट है, वो सीधा बचाएगा आपका, 20% 30% आपका सीधा बचाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी इसके अलावा बाकी जो सेक्शंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा।